राजस्थान के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो राजस्थान भूगोल से संबंधित अन्य वीडियोज की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरावली की उत्पत्ति, अरावली कहां तक फैली हुई है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, कौन सी नाल है और किस क्षेत्र में उसकी कौन सी ऊंची पर्वत चोटी है। इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के बागावास। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में ढंग से बता चुका हूं। यह वलित पर्वतमाला है, इंपॉर्टेंट है, वलित पर्वतमाला। यह मूल अरावली का केवल कुछ खंड ही है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ और यह अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। तो बिल्कुल सिंपल से फैक्ट्स हैं कि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, यह एक वलित पर्वतमाला है, यह मूल अरावली का केवल बचा कुचा भाग है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ और यह अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के उपनामों की। इसको भौगोलिक भाषा में मेरू कहते हैं, मेरू भौगोलिक भाषा में। राजस्थानी भाषा और उदयपुर जिले के क्षेत्र में एडा वेटा कहते हैं, एडा वेटा। जालोर और बालोतरा के अंदर इसको मालानी कहते हैं। विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहा गया है। सिरोही क्षेत्र में इसको आबू गुलाम कहते हैं, जबकि गुजरात में इसको अरावली कहते हैं। सिक्कर में इसे माल खेत की पहाड़ियां कहते हैं और बूंदी में इसको पर्वत नाम से जाना जाता है। तो ये अरावली के कुछ उपनाम थे जिसके नाम से ये जाने जाते हैं और ये उपनाम परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, मेरू भौगोलिक भाषा में, एडावेटा राजस्थानी भाषा और उदयपुर जिला के क्षेत्र में, मालानी जालोर और बालोतरा क्षेत्र में, परिपत्र विष्णु पुराण में, आबू गुलाम सिरोही में, अरावली गुजरात में, मालखेत की पहाड़ियां सिक्कर में और पर्वत बूंदी क्षेत्र में इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार की। अरावली अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से प्रारंभ होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से प्रारंभ होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जो पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है और पालम दिल्ली तक, यानी कि जो रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन, वहां तक ये चलती है। यह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के अंदर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की भूगर्भीय बनावट का अध्ययन सर्वप्रथम A.M. हेरोन ने 1923 में किया था। अरावली पर्वतमाला की भूगर्भीय बनावट का अध्ययन सर्वप्रथम A.M. हेरोन ने 1923 में किया था। अब ये जो मैंने आपको जितना बोल करके बताया है, इसको आप यहाँ पर इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण दिशा में ये पाइप से आपको जो दिख रहा है, ये अरावली पर्वतमाला है और ये नीचे की ओर थोड़ी मोटी है, ऊपर की ओर जाते जाते, उत्तर की ओर जाते जाते ये पतली होती जाती है, यानी कि इसकी मोटाई चौड़ाई कम होती जाती है। इसका प्रारंभ अरब सागर से हो रहा है, जो गुजरात और फिर राजस्थान से होते हुए हरियाणा तक जा रही है और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये पहुंचती है। यह राजस्थान में यहाँ पर आबू सिरोही से एंट्री कर रही है, जबकि खेतड़ी झुंझुनू से राजस्थान से
आउट हो रही है। तो ये आपको इस नक्शे से समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हम इसके आगे वाले पोर्शन के अंदर। अब हम अरावली के बारे में अधिक जानकारी कुछ बिंदुओं के रूप में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में अरावली का प्रारंभ। तो अरावली का प्रारंभ सिरोही जिले के खेड़ ब्रह्मा स्थान से होता है। अरावली का विस्तार झुंझुनू के खेतड़ी सिंघाना तक है। यानी कि अरावली जब राजस्थान में एंट्री करती है तो सिरोही जिले के खेड़ ब्रह्म स्थान से एंट्री करती है और उसकी जो एग्जिट है, जो वो बाहर निकलती है, तो झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंघाना तक ये विस्तृत है। खेतड़ी सिंघाना के बाद में ये हरियाणा में चली जाती है। अरावली की कुल लंबाई, नोट करें, कुल लंबाई यानी कि इसके उत्पत्ति स्थल से लेकर के अंतिम समापन स्थल तक, यानी कि अरब सागर से लेकर के दिल्ली तक, वो है 692 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान की जो लंबाई 550 किलोमीटर है, ये कुल लंबाई का 79.48%, 79.48%, यानी कि लगभग 80% है। अरावली का आकार तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट, तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, जबकि सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर सिरोही में है, जबकि अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे नीचा बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर में है। अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख चट्टानें हैं वो क्वार्टजाइट प्रकार की हैं। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। एक बार फिर से देखिए, राजस्थान में अरावली का प्रारंभ सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से होता है, जबकि इसका विस्तार झुंझुनू के खेतड़ी सिंघाना तक है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका भाग 79.48%, यानी कि लगभग 80% है। अरावली का आकार तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है और अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर सिरोही में है, जबकि अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर में है। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चट्टानें क्वार्टजाइट प्रकार की हैं और अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो अभी हमने देखा अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। इसके बाद अरावली के ढलानों पर की जाने वाली प्रमुख कृषि वो है मक्का। अरावली के ढलान पर की जाने वाली प्रमुख कृषि मक्का। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली का जो भाग है वो है 9%। वैसे तो ये 9.3% होता है, पर आप 9% याद रखिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या जो अरावली के क्षेत्र में रहती है वो है 10%। अरावली की प्रमुख मिट्टी वो है लेटेराइट मिट्टी। नाम याद रखें, लेटेराइट मिट्टी यानी कि पर्वतीय मिट्टी। अरावली का सबसे प्रमुख लाभ वो है मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार रोकना। मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है, मरुस्थल के मार्च को रोकता है, नहीं तो अब तक पूरा राजस्थान मरुस्थल बन चुका होता। अरावली की सबसे प्रमुख हानि क्या है, तो वह है अरब सागर का मानसून। तो उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है, ये उसके समानांतर है, इसलिए अरब सागर का मानसून समानांतर रूप से बिना वर्षा किए ही आगे निकल जाता है और ये अरावली की सबसे बड़ी हानि या नुकसान है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम में सिंधु बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के बीच, याद रखें, उत्तर पश्चिम में सिंधु बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के बीच एक महान जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पूर्व में गिरने वाला जो पानी है, यानी इसके पूर्व में जो बरसात होती है वो पानी नदियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, जबकि पश्चिम में जो बारिश होती है, पश्चिम में जो पानी गिरता है वो पानी अरब सागर में चला जाता है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई वो है 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 930 मीटर। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अरावली का विस्तार
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली के ढलानों पर की जाने वाली प्रमुख कृषि है मक्का। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली का जो भाग है वो है 9% या 9.3%। राजस्थान की कुल जनसंख्या जो अरावली के क्षेत्र में निवास करती है वो है 10%। अरावली की प्रमुख मिट्टी वह है लेटेराइट या पर्वतीय मिट्टी। अरावली का सबसे प्रमुख लाभ वो है मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार रोकना, यानी कि मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना। अरावली की सबसे प्रमुख हानि वो है अरब सागर का मानसून समानांतर रूप से बिना वर्षा किए आगे निकल जाता है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम में सिंधु बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के बीच में एक महान जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पूर्व में गिरने वाला जो पानी है वो नदियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम में गिरने वाला जो पानी है वो अरब सागर में चला जाता है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। तो एक बार आप भी देख लीजिए। अब बात करते हैं नाल की। अरावली पर्वतमाला के अंदर अनेक नाले हैं और इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाल क्या होती है। पर्वतों के बीच का निचला और तंग रास्ता जो दो अलग अलग स्थानों को जोड़ता है उसको नाल कहते हैं। नाल या दर्रा एक ही चीज है। तो पर्वतों के बीच की जो घाटियां होती हैं जिनमें से रास्ते निकलते हैं, बहुत छोटे रास्ते होते हैं और दो अलग अलग जगहों को जोड़ने का काम करते हैं, उसको नाल कहते हैं। अरावली में सबसे ज्यादा जो नाल है, यानी कि जो सर्वाधिक नाल है वो राजसमंद जिले में है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है इसमें सोम, मानसी और वाकल नदियां बहती है। तो पहले बात कि नाल जो है पर्वतों के बीच का निचला और तंग रास्ता है जो दो स्थानों को जोड़ता है। सर्वाधिक नाल राजसमंद जिले में है और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में सोम, मानसी और वाकल नदियां बहती हैं। अब आप इस मैप को देखिए। यहाँ पर ब्यावर अजमेर की तरफ परवारिया नाल, सुरा नाल, ये इंपॉर्टेंट नाल हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थी मैंने इस मैप में आपको दर्शाने की कोशिश की है। तो ब्यावर अजमेर में परवारिया नाल और सुरा नाल। ऐसे राजसमंद की अपन बात करें क्योंकि सर्वाधिक इसी में है तो हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट, गोरम घाट, पगलिया की नाल या जीलवा की नाल, ये सारे के सारे किसमें राजसमंद में है। ऐसे पाली की तरफ बरनाल और देसूरी नाल, बरनाल और देसूरी नाल। और उदयपुर में ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। तो इस मैप को आप फिर से देखिए ताकि आपको आसानी से ये अलग अलग याद हो सके। इस मैप को दिमाग में बिठाइए। ब्यावर अजमेर, परवारिया नाल, सुरा नाल, राजसमंद में हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट, गोरम घाट, पगलिया की या जीलवा की नाल जो कि मेवाड़ और मारवाड़ की तरफ रास्ता देती है। ऐसे उदयपुर में ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल, और पाली की तरफ बरनाल और देसूरी नाल। ये राजस्थान की कुछ प्रमुख नाल थी जो आपको याद रखनी चाहिए। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में नीचे की ओर दक्षिण की तरफ ये थोड़ा चौड़ा है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है ये पतला होता जाता है। तो ये अपन पहले बात कर चुके हैं क्योंकि उत्तर की तरफ बढ़ने पर इसका आकार छोटा होता जाता है। इसमें आप नीचे नीचे देखिए, यह है दक्षिणी अरावली जो कि सिरोही जिले में है और यहीं पर है आबू पर्वत जो सिरोही में है और उसकी सर्वोच्च जो चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है और वो है गुरु शिखर। यहीं पर मेवाड़ की अरावली भी आ जाती है जिसको हम उदयपुर या राजसमंद जिलों की जो अरावली है वो भी मान सकते हैं। और इस क्षेत्र की यानी कि मेवाड़ की जो अरावली है उस क्षेत्र की सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है जरगा जो कि 1431 मीटर ऊंची है, जबकि जो गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है और वो सिरोही जिले में है। इसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको राजसमंद और अजमेर जो दिखाई देगा ये मध्य अरावली है। तो ये राजसमंद के बाद से शुरू होती है, राजसमंद की देवगढ़ तहसील से शुरू होती है और
अजमेर जिले में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। यहाँ पर दो बड़ी चोटियां हैं, एक है टॉडगढ़ जिसको मोरमजी भी कहते हैं और दूसरी है तारागढ़। ये दो इस मध्य अरावली की ऊंची चोटियां हैं। टाडगढ़ या मोरमजी की जो ऊंचाई है वो है 934 मीटर, जबकि तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है 873 मीटर। इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तरी अरावली की, जो कि अजमेर के बॉर्डर से शुरू जाती है और जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, झुंझुनू इन जिलों तक फैलती है। झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना से ये बाहर निकल जाती है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी वो रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तो इस तरीके से अरावली के 3 भाग हैं। उत्तरी अरावली जिसमें सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में, मध्य अरावली जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह है टॉडगढ़ अजमेर में, और दक्षिण अरावली जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर सिरोही में। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली पर्वतमाला की। यह सांबर झील से जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों तक फैली हुई है। इसमें मुख्यतः शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, जयपुर और अलवर की पहाड़ियां आदि शामिल हैं। सीकर में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, सीकर में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। अन्य पहाड़ियों की बात करें तो खो नागोरियान जयपुर में है जो 920 मीटर ऊंची है। इसके अलावा भैरूच अलवर में है जो 792 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा बबाई जयपुर में 780 मीटर, बैराट जयपुर में 704 मीटर। तो ये मैंने यहाँ पर आपको उत्तरी अरावली पर्वतमाला की 5 जो ऊंची चोटियां उनके बारे में बताया है। एक बार फिर से देखिए, उत्तरी अरावली पर्वतमाला सांबर झील से शुरू होती है और जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों तक फैली हुई है। इसमें मुख्यतः शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, जयपुर और अलवर की पहाड़ियां शामिल हैं। सीकर में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। अन्य पहाड़ियों की बात करें तो खो जो जयपुर में 920 मीटर, भैरूच अलवर में 792 मीटर, बबाई जयपुर में 780 मीटर और बैराट जयपुर में 704 मीटर। अब देखिए मध्य अरावली पर्वतमाला। यह राजसमंद के देवगढ़ तहसील के उत्तर में अजमेर, जयपुर और अलवर की सीमाओं तक फैली हुई है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है गोरामजी या टाडगढ़ जो अजमेर में है और ये 934 मीटर की ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रों की बात करें तो सोमेश्वर, बर, दिवेर, हाथीगुड़ा, पीपली, स्वरूपा घाट, परवारिया, सुरा घाट, ये सब इसके प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें शिवपुर घाट और सुरा घाट अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है। शिवपुर घाट और सुरा घाट अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है। परवारिया जो दर्रा है वो अजमेर से मसूदा को जोड़ता है। बर दर्रा आगरा से अहमदाबाद को जोड़ता है। अकेले ब्यावर में ही 4 दर्रे हैं, बर, परवारिया, शिवपुर घाट और सुरा घाट। तो एक बार फिर से देखिए, राजसमंद के देवगढ़ तहसील के उत्तर में अजमेर, जयपुर और अलवर की सीमाओं तक मध्य अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गोरामजी है या टाडगढ़ भी उसको कहते हैं। यह अजमेर में है और 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं सोमेश्वर, बर, दिवेर, हाथीगुड़ा, पीपली, स्वरूपा घाट, परवारिया और सुरा घाट। शिवपुर घाट और सुरा घाट अजमेर से मेवाड़ को जोड़ते हैं। परवारिया दर्रा अजमेर से मसूदा को जोड़ता है। बर दर्रा
आगरा से अहमदाबाद को जोड़ता है। अकेले ब्यावर में 4 दर्रे हैं, बर, परवारिया, शिवपुर घाट और सुरा घाट। अब देखिए दक्षिण अरावली पर्वतमाला। यह राजसमंद के देवगढ़ तहसील के दक्षिण का भाग है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर या गुरु माथा भी कहते हैं। यहाँ पर टॉड रॉक और नन रॉक स्थित है। इस क्षेत्र में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार स्थित है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। फिर से देखिए, राजसमंद के देवगढ़ तहसील के दक्षिण का भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर या गुरु माता भी कहते हैं। यहाँ टॉड रॉक और नन रॉक स्थित है। इस क्षेत्र में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार स्थित है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। जालोर में रोजा भाकर, इसराना भाकर, डोरा पर्वत आदि हैं, जो कि डोरा पर्वत जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। झीलवा की नाल, पगलिया की नाल, ये भी इसी क्षेत्र में है। ये 2-3 नाल हैं, झीलवा की नाल, पगलिया की नाल, हाथीगुड्डा नाल, देसुरी की नाल। जिनमें से झीलवा की नाल और जो जिसको पगलिया की नाल कहते हैं, ये मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ती है। हाथीगुड़ा नाल यह सिरोही को गोगुंदा उदयपुर से जोड़ती है। इसी हाथीगुड़ा नाल में से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 गुजरता है और इसी के पास में कुंभलगढ़ दुर्ग भी स्थित है। देसुरी की नाल यह देसुरी पाली को 4 भुजा राजसमंद से जोड़ने का काम करती है। तो जालोर में रोजा भाकर, इसराना भाकर और डोरा पर्वत है। झीलवा की नाल या पगलिया की नाल ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। हाथीगुड़ा नाल सिरोही को गोगुंदा उदयपुर से जोड़ता है और इसी में से होकर के NH 76 गुजरता है। इसी के पास में कुंभलगढ़ दुर्ग भी स्थित है। देसुरी की नाल देसुरी पाली को 4 भुजा राजसमंद से जोड़ती है। अब देखिए अरावली की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां, उनके स्थान और उनकी ऊंचाइयां। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो सिरोही जिले में है और ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके बाद में आता है शेर, वो भी सिरोही में है, 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। इस तरीके से राजस्थान की जो टॉप 3 ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो सभी सिरोही में हैं। इसके बाद में जरगा उदयपुर में है और 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सिक्कर में 1055 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। मोरमजी या टॉडगढ़ अजमेर में 934 मीटर। फिर से देख लीजिए, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा तीनों सिरोही में हैं। जरगा उदयपुर में है। अचलगढ़ सिरोही में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। रघुनाथगढ़ सिक्कर जिले में। ऋषिकेश सिरोही में। कमलनाथ उदयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में और मोरमजी टॉडगढ़ अजमेर में। इसको देखने पे आपको पता लगेगा कि जो अरावली की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो ज़्यादातर सिरोही और उदयपुर जिलों के अंदर ही हैं। तो एक बार आप इनकी ऊंचाइयों को फिर से देख लीजिए। पर्वत चोटियों के बाद में अब देखते हैं अरावली की प्रमुख पहाड़ियां और पठार।
तो सबसे बड़ा जो पठार है वो है उड़िया का पठार और यह सिरोही में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है और भोराट का पठार गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक है। उड़िया का पठार सिरोही में, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, लसाड़िया का पठार उदयपुर में और मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में, भोराट का पठार गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक है। त्रिकुट पर्वत करौली जिले में है जहां पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है, जबकि त्रिकुट पहाड़ी वो जैसलमेर में है और वहां पर जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत करौली में है और वहां पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है, जबकि त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है और वहां पर जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। छप्पन की पहाड़ी जो बाड़मेर में है और इसको नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी ये कोटा और झालावाड़ जिले के अंदर है। तारागढ़ पर्वत बूंदी में है, जबकि तारागढ़ पहाड़ अजमेर में है। इसको स्पेशल याद रखें, तारागढ़ पर्वत बूंदी में है और तारागढ़ पहाड़ अजमेर में है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। सारंग की पहाड़ी पाली में है जहां पर राव चंद्रसेन की छतरी बनी हुई है। देशहरो उदयपुर की जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है जो पूरे साल हरा भरा रहता है, इसलिए इसको देशहरो क्षेत्र कहते हैं। ऊपर माल की पहाड़ियां बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ तक के क्षेत्र में आती हैं। हर्ष की पहाड़ी सीकर जिले में है जहां पर जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। हर्ष की पहाड़ी सीकर में और हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। हर्षद माता का मंदिर दौसा में है, ये भी याद रख लीजिए। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है जहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा से लेकर के मांडलगढ़ तक है। मामा भांजा की डूंगरी दौसा की लालसोट तहसील में है। एक बार फिर से देख लीजिए। सारण की पहाड़ी पाली जिले में है जहां पर राव चंद्रसेन की छतरी बनी हुई है। देशहरो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र होता है। ऊपर माल की पहाड़ियां बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक है। हर्ष की पहाड़ी सीकर जिले में है जहां पर जीर्ण माता का मंदिर बना है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में है, जबकि हर्षद माता का मंदिर दौसा जिले में है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है जहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा से लेकर के मांडलगढ़ तक है और मामा भांजा की डूंगरी दौसा की लालसोट तहसील में है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर जिले में है। सुंडा पर्वत जालोर जिले में है जहां पर सुंधा माता का मंदिर बना हुआ है और यहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया था जो 2006 में बनाया गया था। मछली मगरा पिछोला झील में है जो उदयपुर में है और यहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया था और यह 2008 में बनाया गया। जरगा और रागा पहाड़ी उदयपुर जिले में है। उदयनाथ पहाड़ी अलवर जिले में है और यह पहाड़ी रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल है। आडावाला पर्वत बूंदी जिले में है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद में है और यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ी भी राजसमंद जिले में है और यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में है और यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है, यहाँ से बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ी जयपुर जिले में है जहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। एक बार फिर से देखिए। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर जिले में है। सुंडा पर्वत जालोर जिले में है और यहाँ पर सुंधा माता का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में बनाया गया। मछली मगरा पिछोला झील उदयपुर में है जहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे 2008 में बनाया गया।
जरगा और रागा पहाड़ी उदयपुर में है। उदयनाथ पहाड़ी अलवर में है और यह रूपारेल नदी का उद्गम है। आडावाला पर्वत बूंदी जिले में है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद जिले में है और यह कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले में है और यह बनास नदी का उद्गम स्थल है। बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर जिले में है और यह सोम नदी का उद्गम स्थल है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है और यह बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। जबकि सेवर की पहाड़ी जयपुर में है और यह साबी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ अरावली पर्वतमाला से संबंधित पार्ट पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे पूर्व का मैदान। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए।